अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मालिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ संपन्नता की ओर है। जीवंदर कुमार 12 भावनाओं का चिंतन पूर्ण कर चुके हैं और 12 भावनाओं का चिंतन पूर्ण होने के साथ साथ वैराग्य इनके हृदय में और अधिक वृद्धिंगत हो गया है। 12 भावनाओं की ये चर्चा पूरी होते होते अंत में ये कहा कि भाई ये प्रथमानुयोग के जितने भी कथानक आपको मिलेंगे उन सभी कहानियों में जो उनके कथानायक होते हैं, जिनकी स्टोरी होती है, वो व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते ही करते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति होने के पहले मुनि दीक्षा और उसके पहले 12 भावनाओं का चिंतन, ये सारे प्रथमानुयोग के शास्त्रों में मिलेगा आपको। नियम ही है ये 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है और वो जो सुख उत्पन्न होता है फिर उसी से ये जीव और आगे बढ़ता हुआ अपने स्वरूप में लीन होते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ये सब बातें यहाँ अपेक्षित विस्तार से हम देख चुके थे। 547 नंबर पेज देखना है, 547 और श्लोक नंबर है 81। राजा जीवंदर कुमार की विरक्ति का दृढ़ होना। देखिए, विरक्ति तो हो गई थी बंदर बंदरी की, वनपाल के द्वारा वो फल छीन लेने की घटना को देखकर विरक्ति तो हो गई थी। विरक्ति होने पर अब वैराग्य भावनाएं भाते रहे। अब विरक्ति दृढ़ हो गई, अब और उसमें दृढ़ता आ गई। देखें, इत्यनुप्रेक्ष्य चासी दक्षोभ्यास्य विरक्तता व्यवस्थाई सतां शैली साहाय्ये यत्र किं पुनः। इस प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन करने से इन जीवनधर महाराज का वैराग्य भाव स्थिर हो गया। देखिए, वैराग्य भाव उत्पन्न होना और वैराग्य भाव स्थिर होना दोनों में फर्क है। अचानक किसी घटना को देखकर शमशानी वैराग्य जैसा तो कई बार हो जाता है, लेकिन वो वैराग्य स्थिर नहीं रह पाता। अभी हम कहाँ से आए? अभी आज सुबह बड़नगर से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था। वहाँ पंचकल्याणक शुरू होने के एक दिन पहले बहुत सक्रियता से जुड़े हुए एक परिवार का 21 वर्ष का बेटे की डेथ हो गई। 70 लोगों का परिवार था। एक प्रतिमा उनकी तरफ से थी, वेदी उनकी तरफ से थी, आहारदान उनकी तरफ से था। सब मतलब बहुत सक्रियता से जुड़े हुए थे। 21 साल का बेटे की डेथ हो गई। मोबाइल पर बात करते करते गिर गया 10 फीट की ऊंचाई से और मरण हो गया। अब कैसा लगता है?
हम गए, उनको संबोधन करने भी गए, वहाँ भी चर्चा हुई। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप इस घटना को सुनकर आपको कैसा लगता है? एक और सज्जन वहाँ मिले, पिछले साल हमारे कितने 26 साल के बेटे की डेथ हो गई थी। इकलौता बेटा था, बेटा बेटी कोई नहीं, बस एक ही बेटा था और शादी नहीं हुई थी, तैयारियां सब चल रही थी, 26 साल के बेटे की डेथ हो गई। अभी ऐसी बातें जब सुनते हैं, जब देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है? एकदम झटका लगता है। अरे ओहो, कितना आसार है, कितनी आसारता सी दिखती है। और कितनी बार कई जवान लोगों को अपन शमशान पहुंचा करके आए अपने जीवन में, तब भी ऐसा ही हुआ होगा जैसा भी मेरे बोलने पर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा होता है अचानक, फिर क्या होता है? फिर थोड़ी देर बाद में बस खत्म। 15 मिनट के लिए लगेगा, 15 मिनट भी लगे तो बड़ी बात समझना। क्या 2-5 मिनट के लिए तो सबके चेहरे ऐसे दिखाई दिए मुझे जैसे बस अभी दीक्षा लेने वाले हो। ऐसा वैराग्य जैसा दिखता है। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद? बोले ये जो वैराग्य का प्रसंग बना, ये वैराग्य स्थिर नहीं रह सका, ये वैराग्य मेंटेन नहीं रहा, ये वैराग्य कायम नहीं रहा। क्या भैया? अभी जो एकदम ऐसा लगा ना, अपने को जो एक फील होता है, और यार अचानक ये क्या हुआ, तो ये मेंटेन कैसे रहे? इसके मेंटेन रखने के लिए किया जाता है बारह भावनाओं का चिंतन। बार बार पाठ नहीं, बारह भावनाओं का पाठ नहीं, चिंतन। अभी 12 भावनाओं का पाठ कर लिया आपने तो उससे थोड़ी ना कुछ होता है। 12 भावनाएं दिमाग में घूमनी चाहिए बार बार में। ओ ऐसा है, अच्छा, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, बचाने से बचते नहीं है, इनमें सुख नहीं है, जगत में कोई सुतदारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये सब जो बातें हैं ये घूमनी चाहिए। शरीर की अशुचिता, अपवित्रता, ये बातें जब दिमाग में, दिलो दिमाग में बार बार में जब घूमती है तो वैराग्य दृढ़ होता है। बच्चे सामने जवाब देते हैं, पलट करके जवाब देते हैं, कहना मान नहीं रहे हैं, सुनते नहीं है, झगड़ते हैं, बहुएं परेशान करती है, सास परेशान करती है, भाई में बनती नहीं है, बेटा बाप को उल्टा सीधा बोल रहा है, रोज जो दिखता है, ग्राहकों से बनती नहीं है, तू में हो जाती है, झगड़ लेते हैं, और एकदम ऐसे लगता है अरे यार सब बेकार है, सब कुछ नहीं, हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद में अरे नहीं, ये तो हमारा बच्चा तो राजा बेटा कोई बात नहीं, मोह की महिमा दिखती है। हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये घूमनी चाहिए बार बार में। हम कहते हैं उन छोटे छोटे से बिंदुओं को हाईलाइट करो आप। जिस व्यक्ति ने ये कला सीख ली, घटी घटना इतनी सी और उसे इतना बड़ा कर लिया। दुनिया में ये कहावत है, राई का पहाड़ मत करो, और यही सीखा है हमने, राई का पहाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनागम ये कह रहे हैं कि उस राई जैसी घटना को पहाड़ जैसा देखोगे तो तुम्हारे को विरक्ति आएगी। बात तो इतनी सी दिखी है, लेकिन तुम उसको अपने दिल से लगाओगे नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए, संयम के लिए, अपने उस वैराग्य भावना को दृढ़ करने के लिए तुम सोचो, गहराई से विचार करो, चिंतन करो। कितना सुंदर वाक्य दे दिया जीवनधर कुमार जो हैं, इस प्रकार 12 भावनाओं के चिंतवन करने से, पढ़ने से नहीं, पाठ से नहीं, चिंतवन करने से इन जीवनधर महाराज का वैराग्य भाव स्थिर हो गया, वैराग्य भाव दृढ़ हो गया, वैराग्य भाव स्थिर हो गया। अब वो वैराग्य भाव मेंटेन रह गया, हमारा मेंटेन नहीं रहता है। 2 घटनाएं अभी मैंने सुनाई, ऐसी घटनाएं सबके परिवारों के अंदर मिलेगी आपको। जवान मौत जिनके घरों में हुई हो, ऐसी घटनाएं सबके घरों में दिखती है। मैंने उनके घर में, जब जिनके घर में ये घटना घटी अभी, और उनके घर जब मैं गया तो मैंने कहा कि वो जाता जाता भी सीख दे गया हमारे। बोलो, वो तो चला गया, वो तो निकल गया, अब अपने को कब जाना है? हम तो अमर है, क्यों हमें थोड़ी ना जाना है। जब वो 21-22 की उम्र में जा सकता है
तो हमारी तो उससे बहुत ज्यादा हो गई है। क्या राजेश जी सर बोलो, हमारी तो बहुत ज्यादा हो गई है उससे, कोई भरोसा नहीं है ना हमारा। मैंने कहा अभी मैं जयपुर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा इस बात की गारंटी नहीं। अरे शुभ शुभ बोलो, ये शुभ नहीं है तो और क्या है, ये शुभ ही तो है, ये अशुभ बात नहीं है। अपने मरण के बारे में विचार करना ये अशुभ बात नहीं होती है भाई साहब। मरण के बारे में बोलना और चर्चा करना इसे दुनिया अशुभ कहकर के पुकारती है, लेकिन ये चर्चा हमारे को शुभ में लगने के लिए प्रेरित करती है। ये चर्चा हमारे को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करती है। ये चर्चाएं हमारे को मोक्ष मार्ग में तीव्र उत्कृष्ट रीति से कदम बढ़ाने के लिए बल प्रदान करती है। तो हम इसको अशुभ कैसे कहें? ये तो शुभ बात है। आप कह रहे हो शुभ शुभ बोलो, हम कह रहे हम तो शुभ ही तो बोल रहे हैं। और शुभ क्या होगा? संसारी जीवों का सोच है, संसारी जीवों की सोच है। वो कहते हैं कि अशुभ बात मत करो, मौत की बातें अशुभ मत करो, तो शुभ लगती है ये बात। ये बहुत वैराग्य भाव स्थिर हो गया उनका। देखो नीतिकार क्या कह रहे हैं, निश्चय से सज्जन पुरुषों की किसी कार्य के प्रारंभ करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित हो निश्चित हुआ करती है, और यदि इसमें सहायता मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। सज्जन पुरुषों के बारे में बहुत दिन हो गए, इन्होंने अभी तक कोई विशेषार्थ नहीं लिखा था। कितने श्लोक पढ़ लिए थे अपन ने? कोई 50 श्लोक पढ़ लिए, 50 श्लोक पढ़े 12 भावनाओं के। कहीं इन्होंने विशेषार्थ नहीं लिखा कहीं भी, और कोई ऐसी नीतिगत बातें नहीं लिखी। आज आई है ये नीति की बात। किसके बारे में कह रहे हैं? सज्जन कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, अच्छे बच्चे कौन है, सात्विक, अच्छे मनुष्य कौन है, अच्छे गृहस्थ कौन है, अच्छे बिजनेसमैन कौन है, अच्छे व्यापारी कौन है, अच्छे घर में काम करने वाली महिलाएं अच्छी कौन है। सबकी सज्जनता की बात कर रहे हैं। कौन? जो कार्य को शुरू करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित रीति से करते हो। अच्छे डोसे किसके द्वारा बनेंगे? व्यवस्थित ढंग से बनाएगा, व्यवस्थित ढंग से बनाएगा, जिसे पता होगा कब उसको भिगोना है, कितने समय भीगना है, कितना उसके अंदर वो 2 चीजें मिलती है ना शायद डोसे में, कुछ दाल चावल 2 चीजें मिलती है, तो कितनी मात्रा में मिलेंगी मतलब एक जब तक आप उसको व्यवस्थित रीति से नहीं करो तब तक अच्छे डोसे नहीं बनेंगे। हलवा भी तभी बनेगा, नहीं तो लैंगटा लापसी जो कुछ भी कहो उसको, आपको ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा हो गया तो वो हलवा, वो चीज नहीं बन पाएगी। व्यवस्थित रीति से काम, घर के काम करने की बात बतलाई, बिजनेस के काम करने में जो व्यक्ति व्यवस्थित रीति से काम करे, ग्राहकों से, क्लाइंट से किस तरह से काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करे। मंदिर बनवाना है आपको तो योजना बना करके, मकान बनवाना है आपको तो उसकी प्लानिंग हो, उसकी पूरा व्यवस्थित हो, उसका प्रॉपर नक्शा बने। जैसे पढ़ाई करने वाले हों तो मेरी कितनी प्लानिंग है, कितनी तैयारी है, किस रीति से करना है। प्रवचन करने वाले हों, प्रवचन सुनने वाले हों, पूजन करने वाले हों, आपका यदि व्यवस्थित रीति से नहीं चलेगा तो आप 9 बजे खत्म नहीं कर सकते, 9:15 बजे जो आपका टाइम है उस टाइम पे सफल ही नहीं हो पाएगा। आप भीलवाड़ा चले गए ना अभी बीच में, तो कई वो अंकल नहीं थे इसलिए कोई वैसे ऐसे ही टाइम इतना लग गया हमारे। सब बढ़िया चला नहीं आप कह रहे थे ना सब दिन लेट हो गए, जब थोड़ा ज्यादा कर लेना लेट होगा वो मेंटेन भाई व्यवस्थित। आपको कितना टाइम किस चीज में लगेगा यदि उसका व्यवस्थित पना नहीं है। आप घर से निकले और आपको मंदिर पहुंचना है या किसी जगह पर जाना है और आपको पता नहीं है कि रास्ते में कितना टाइम लगेगा, आप व्यवस्थित समय देख करके रवाना नहीं हो तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी आपकी। माने कैसे कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे खत्म करना है, बीच में क्या व्यवधान आएंगे, कितना ट्रैफिक मिलेगा, कितनी जगह रेड लाइट मिलेगी, हर चीज का व्यवस्थित सोच करके चलता है कि नहीं व्यक्ति। हर क्षेत्र में मैंने आपको 2, 5, 10 क्षेत्र बतला दिए अलग अलग, हर क्षेत्र के अंदर लगा लेना ये बात। ये लक्षण इन्होंने यहाँ कह दिए सज्जन पुरुषों के। तो नीति बताइए, नीति है, नीति है, तो नीति है भाई साहब। आपके काम करने की स्टाइल क्या है? अरे कर लेंगे तो
बस तू बैठा क्या, तेरे कुछ नहीं हो सकता है, कर लेंगे, नहीं तुम सोचो, योजना बनाओ, उसकी प्लानिंग से काम करो। मतलब व्यवस्थित कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, कार्य प्रारंभ करने की प्रवृत्ति शुरू करने के पहले ही उसके दिमाग में माइंड मेकअप होता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, किस पद्धति से करना है, किस विधि से करना है। आपके दिमाग में यदि सेट नहीं हो तो सब्जी अच्छी नहीं बना सकते। उसमें तेल कब डाला जाएगा, मसाला कब डाला जाएगा, जो भी जैसी जो प्रक्रिया जो होती है आगे पीछे कर दो तो गड़बड़ हो जाता है। बोलो, चाय बनाने की भी एक व्यवस्थित पद्धति है ना, ऐसे ये इस सीरियल से ये चीज चलेगी। एक साथ डालते हो बन जाएगी चाय, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। करने को वो साधारण काम और ज्यादा सावधानी। हाँ, हर काम में सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए आपको, सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं निश्चय से। अब वाक्य वापस पढ़ो, आज वापस पढ़ना बेटा, वाक्य क्या लिखा है देखो। निश्चय से सज्जन पुरुषों की, सज्जन पुरुष माने अच्छे व्यक्ति, सज्जन पुरुष मतलब क्या लगाना, जो अच्छे हों, जिनके बारे में जगत में ये कहा जाता हो कि भाई ये बहुत अच्छे व्यक्ति, समझदार है, ये समझदार। सज्जन माने समझदार। हर समझदार व्यक्ति उन पुरुषों की किसी कार्य के प्रारंभ करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित निश्चित हुआ करती है, और यदि इसमें सहायता मिल जाए उनको व्यवस्थित कार्य करने में तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बात ही क्या। पहले तो माइंड मेकअप था हमारा कैसे करना है, और फिर ऊपर से हमारे को सहयोग करने वाले मिल गए, फिर तो काम इतना जबरदस्त होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, क्योंकि हेल्प मिल गई है। हमें पता था ये काम करना है और ये काम कैसे करना है, फिर कोई सहयोगी मिल गए, फिर तो बहुत अच्छे। हमें पता है मंदिर के अंदर क्या काम कराना है और कैसे कराना है, और फिर 4 लोगों का साथ मिल गया तो फिर देखो आप कितने अच्छे से काम हो गया। जो भी काम आपको करना है उसमें यदि सपोर्ट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। अब देखते हैं जीवेंद्र कुमार के बारे में। पूर्वोक्त प्रकार से 12 भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन मनन, पुनः पुनः साध्य है, बार बार चिंतन जो होता है ये एक बार पढ़ने का नाम नहीं होता, बार बार रिपीटेशन चाहिए उसको। रिपीटेशन का नाम ही चिंतन है, और वो रिपीटेशन यदि सही दिशा में हो तो चिंतन कहलाता है, और विपरीत दिशा में हो तो चिंता बन जाता है। बार बार सोच रहे, इसका मतलब चिंता लगी है तुझे। यदि वो गलत दिशा में है और गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो बार बार जो तू विचार कह रहा है ना, वो चिंतन नहीं है, वो चिंता है। शंकाशील है वो। तो हमारी चिंता चिंतन में बदले, चिंता नहीं हो, चिंतन हो, व्यवस्थित चिंतन हो। पुनः पुनः चिंतन मनन करने के कारण महान चिंतक राजा जीवेंद्र कुमार का वैराग्य अत्यंत पुष्ट हो गया, क्योंकि महापुरुष अपने स्वीकृत कार्य में सदैव अत्यंत दृढ़ रहते हैं। जिस कार्य को स्वीकृत कर दिया, जिस कार्य की स्वीकृति प्रदान कर ली, जिस कार्य का निर्णय कर लिया करने का, उसमें वे अत्यंत दृढ़ रहते हैं। और कोई सहायक मिलता है तो उनकी दृढ़ता और भी परिपक्व हो जाती है। जितने दृढ़ थे और अधिक दृढ़ हो गए। देखिए विशेषार्थ में क्या कहते हैं, ये चिंतन आगे आगे तक चलता रहता है। हाँ, चिंतन तब तक चलता रहता है। ये वैराग्य का जो चिंतन है ना, ये तब तक चलता रहता है जब तक वो चिंतन टूटकर निर्विकल्प अवस्था न हो जाए। चिंतन का काम तब तक का ही है, मन पावे विश्राम जब तक नहीं हो ना, तब तक चिंतन चलता रहेगा। राजा जीवेंद्र कुमार को बंदरों की घटना ने तो आंदोलित किया ही था। ये तो घटना ने आंदोलित किया था उनको। उनका चित्त एकदम देख करके कैसा लगा, बिल्कुल जैसे उनको बंदरों की घटना ने आंदोलित किया, ऐसे हमारे को इस घटना ने आंदोलित किया वहां उस नगर में। और घटना को सुनने के बाद आपके भी चित्त को आंदोलित किया होगा। लेकिन मैंने कहा था ना 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, सब भूल चुके। बोलो 10 मिनट पुरानी बात हो गई, किसी के भी ध्यान में नहीं है, बात खत्म हो गई। बोलो तो हुआ था, क्या है। अब तो जिसके घर में बीतती है
उसे पता लगता है क्या हालत थी, हम बतला नहीं सकते आपको। जिसके पैर न फटी बेबाई वो क्या जाने पीर पर आई। बोलो। राजा जीवंदर कुमार को बंदरों की घटना ने तो आंदोलित किया ही था, उसके निमित्त से वैराग्य तो अंकुरित हुआ ही था। फिर भी 12 अनुप्रेक्षाओं के पुनः पुनः अनुचिंतन से उनके वैराग्य परिणामों को और भी बल मिल गया, और बल मिल गया उनके उन वैराग्य के परिणामों को। राजा जीवंदर कुमार की वैराग्य भावना में वृद्धि, अभी पीछे क्या कहा था, वैराग्य भावना में दृढ़ता, वैराग्य भावना की स्थिरता। अब कह रहे हैं वैराग्य भावना में वृद्धि, और आगे बढ़ाओ, चिंतन को और आगे बढ़ाओ। अब ये जो व्यवस्थित काम किया है इसको और अधिक कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, ये जो हमने तैयार किया है उसको और अधिक तैयार कैसे किया जा सकता है। सात्विक ऐसा ही करते हो ना, कोई सब्जेक्ट तैयार हो गया तुम्हारे को तो तुम क्या करते हो, हो गया तो बस ठीक है, नहीं, ये जो तैयारी हुई है ये निकल नहीं जाए, समझ रहे हो आप, ये जो पार्टी तैयार हुई है ना ये छूट नहीं जाए। तैयार होने के बावजूद भी उसको और अधिक व्यवस्थित करता है, और अधिक दृढ़ करता है, और अधिक मजबूती से काम करता है, माने कहीं इसके अंदर चूक नहीं हो जाए। साध्य जो जो हमने याद किया है, 12 भावनाओं के नाम याद थे ना, तो वो बार बार दोहराते रहे उसे, 12 भावनाएं जो याद की है टाइम टू टाइम उसको संभालते रहे। अपन ने बीच में एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलते समय कुछ ऐसा प्रकरण चलता था, तो हमारा कुछ ऐसी चर्चा आ गई थी संभालने की, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को संभालते रहो। 2-4 दिन तक अपन ने उसकी चर्चा खूब की थी, क्यों सब तात्कालिक जो जब जैसी निकलती है बातें, लेकिन वो संभालते रहो उसको, आपने नहीं संभाला वो अपने आप ही। ये गोडाउन ऐसा है, दिमाग रूपी गोडाउन ऐसा है, जिस गोडाउन में स्टोरेज तो बहुत होता है लेकिन ऑटोमेटिक फाइलें डिलीट होती रहती है। तेरा नहीं ना, अरे हमें तो पक्का याद था, हमें तो पक्का याद है कि सुन भाई ये, अरे आपको पता नहीं है साहब ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान एक ऐसा स्टोरेज है जिसमें जितना डालो आता चला जाता है, कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, इसका स्टोरेज कभी फुल नहीं होता है। ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है, ये बात भी हमने बताई थी लेकिन हम दूसरी बात बता रहे हैं कि यदि तू पुरानी स्टोर की हुई बात को दोबारा याद नहीं करेगा, उसे संभालेगा नहीं, उसे रिपीट नहीं करेगा, तो पहले की याद की हुई चीज ऐसे साफ हो जाएगी जैसे कभी डाली नहीं थी, रखी नहीं थी। परीक्षा मुख में एक सूत्र है इस तरह का, आचार्य देव मूल सूत्र में ये बात कहते हैं, वो कहते हैं दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, देखी हुई चीज, देखी हुई घटनाएं, जानी हुई परिस्थिति, याद किए हुए प्रसंग, काल का अंतराल पड़ जाने पर ठीक ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे बिल्कुल नई बात लग रही है हमारे को, अरे तू भूल गया, तूने कई बार पढ़ी है। अरे हम तो यहाँ कभी गए ही नहीं, हम तो यहाँ कभी आए ही नहीं, फिर याद दिलाए पहले, अच्छा और अब याद आई मेरे को तो कि क्या हुआ, निकल जाती है एकदम, बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कह रहे हैं बार बार चिंतन करके उसमें और अधिक। वो आपने उस दिन बताया था ना, तो आपने याद किया तो इतने दिन में उसको दोबारा मिलना चाहिए। हाँ बताया था, मैंने बताया था एक बार, बता दो दोबारा और बता दो, बहुत पुरानी बात हो गई। किसी भी चीज को याद करने के लिए अंतर्मूर्ति के अंदर अंदर आप उसको रिपीट करो, पहले तो आप उसको पक्का करो, और जब उसको पक्का हो जाए अभी, तो आप उसको वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए पौन घंटे के अंदर अंदर बिना देखे उसको रिपीट करो, पौन घंटे के अंदर। और पौन घंटे में बिना देखे रिपीट करने पर यदि आप अटके नहीं तो समझ लेना याद है, और आप अटक गए तो समझ लेना तू क्या समझ रहा था याद हो गया। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।